Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you poet ऋतुराज। सुप्रभातम। मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी काव्य खंड के ऋतुराज द्वारा रचित या कन्यादान और संगतकार ये कविताओं का परिचय कराऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं ऋतुराज कवि के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो ऋतुराज कौन थे? तो ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। ईस्वी में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। ऋतुराज 1940 में भरतपुर राजस्थान में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एम.ए. किया। वे 40 तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करते रहे और सेवानिवृत्त होकर के जयपुर में रहने लगे। कविताएं और कविता संग्रह एक प्रणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत, लीला, मुखारविंद। ऋतुराज के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सम्मान ऋतुराज को सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पैल सम्मान, बिहारी सम्मान आदि मिल चुके हैं। काव्यगत विशेषताएं। भावपक्ष। ऋतुराज की कविताओं की मुख्य धारा समाज के हाशिए पर स्थित लोगों की चिंताओं का भावात्मक वर्णन है। कविताएं दैनिक जीवन के अनुभवों के यथार्थ से परिपूर्ण है। कला पक्ष और भाषा शैली। ऋतुराज की भाषा में उनके परिवेश, लोक जीवन के दर्शन होते हैं। कविता भावों के अनुकूल। शब्द चयन। भावों के अनुकूल शब्द चयन ऋतुराज की भाषा की विशेषता है। इनकी भाषा में तत्सम तद्भव के साथ साथ आंचलिक क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग किया गया है। छंद विधान। ऋतुराज की कविताएं छंद मुक्त हैं, परंतु कहीं कहीं तुक भी देखने को मिलते हैं। अलंकार। इनकी कविताओं में उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर समावेश देखा जाता है। उपमा वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के चित्रात्मकता। उनकी कविताएं विशेष रूप से योजना के द्वारा दृश्यों को साकार करने में समर्थ है। प्रतीक योजना। ऋतुराज ने अपनी कविताओं में प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग किया है। धुंधले प्रकाश को जीवन के अस्पष्ट अनुभव के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। कन्यादान पाठ का परिचय हम पहले प्राप्त करते हैं। कन्यादान कविता इस तथ्य से निरूपित किया गया कि स्त्री सौंदर्य का प्रतिमान बताया जाना ही उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बनाना ही उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। इस कविता में माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर उपदेश दे रही है। समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं जो आदर्श के में बंधन होते हैं। नारी को कोमलता के गौरव और कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में लड़की जैसा न दिखाई देने में इसके आदर्श का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट उसके सुख दुख का साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है। कविता में भावुकता नहीं बल्कि माँ की संचित अनुभव पीड़ा की प्रामाणिकता काल्पनिक है।
इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदना व्यक्त हुई है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की जागृत कर संदेश इस कविता के माध्यम से मुखरित हुआ है। तो ये कविता में परंपरागत लकीर से हटकर शुश्रूषस्य गुरु करो प्रिय सखे व्यक्तिम शपथनी जने भारतो विप्रकृता विरोषणतया माश्व प्रतीपम गमा, ऐसी कालिदास की युक्ति को छोड़ करके उन्होंने कहा बेटी हो लेकिन बेटा स्त्री हो, स्त्री ऐसा दिखाई मत देना, बेटी का लड़की की तरह ना दिखाई देना, थोड़ा परंपरा से हट करके है। माँ सबसे नज़दीक अपने बेटी के साथ रहती है, वही उसके साथी है। अगर उसको विदा कर देती है तो समझो अपनी पूंछ अंतिम पूंजी भी समर्पित कर देती है। ऐसे भाव से संचित हम आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। काव्यांशों की व्याख्या व अर्थ ग्रहण इसमें हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कन्यादान पाठ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। पहला पंक्ति है कितना प्रामाणिक था उसका दुख, एक प्रत्यय लगा है प्रमाण में प्रामाणिक, और ऐसा मालूम होता है कि उसका दुख प्रमाण के साथ सामने आया। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ जब कन्यादान देती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वही सबसे अंतिम पूंजी है और उसे समर्पित कर देती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी छोटी थी, अभी उसकी उम्र पढ़ने लिखने खेलने की थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। वह अभी इतनी छोटी थी, इतनी सरल थी कि उसे सुख का तो आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, लेकिन वह दुख नहीं बाँच पाती थी। थोड़ा विरोधाभास दिखाई देता है इसमें। उसे सुख का तो आभास होता है लेकिन उसे दुख को बाँचना नहीं आता था, दुख को पढ़ना नहीं आता था, दुख को समझना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, पूरी तरह प्रकाश में अभी अच्छी तरह पढ़ी नहीं थी। कुछ लय, कुछ छंद, कुछ पंक्तियों का उसे ज्ञान था। प्रामाणिक प्रमाण द्वारा सिद्ध ये सर्वथा ठीक वक्त समय आभास प्रति झलक बाधना पढ़ना पाठिका पढ़ने वाली लयबद्ध और स्वरबद्ध। तो ये रहा इसके पंक्तियों का अर्थ। कभी कहता है कि लड़की के विवाह के पश्चात कन्यादान देते समय माँ बहुत दुखी होती है। इसका प्रमाण ये कितना प्रामाणिक और वास्तविक है आप खुद देख सकते हैं। विदाई के समय कि माँ कितनी ज़्यादा भावुक होती है, कितनी दुखी होती है। उसका दुख ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अपनी अंतिम पूंजी समर्पित कर रही हो। बेटी माँ के सबसे निकट के सुख दुख की साथी होती है, शायद इसीलिए यहाँ पर अंतिम पूंजी के रूप में इसे कहा गया है। कन्यादान के समय ऐसा अनुभव कर किया जाता है कि जैसे वह बिल्कुल अकेली हो गई हो, अपनी अंतिम पूंजी भी दे दी हो। लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी, अभी उसकी उम्र छोटी थी, अभी इतनी भोली थी, उसे सुख का तो आभास होता था, लेकिन अभी उसे दुख को बाँचना नहीं आता था, दुख को पढ़ना नहीं आता था, दुख की थोड़ी बहुत समझ नहीं थी। वह धुंधले प्रकाश में कुछ तुकों, कुछ छंदों, कुछ पंक्तियों को ही पढ़ सकती थी। अर्थात लड़की सीधी थी, घर में उसे सुख मिला और उसका वह अभी दुखों और संघर्षों से अनभिज्ञ थी। जीवन के कुछ अनुकूल रागात्मक स्नेह से पूर्ण क्षणों का अनुभव उसने किया और सुख दुख भरे संपूर्ण जीवन से वह अपरिचित थी। ऐसा इन पंक्तियों में कहा गया है। तो अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि है ऋतुराज, कविता है कन्यादान। आगे कन्यादान के समय मां के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? कन्यादान के समय मां का दुख अत्यंत गहरा और वास्तविक होता है।
उससे वह बिल्कुल प्रामाणिक होता है, उसके लिए कोई प्रमेय की आवश्यकता नहीं होती है। माँ के सुख दुख, माँ के सुख और दुख के अंतिम जो होता है सहभागिनी, सबसे अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होता है तो वह बेटी से होता है। माँ की आखिरी पूंजी बेटी होती है और उसे विदा करने के बाद वह नितांत अकेली हो जाती है। कन्यादान करते समय माँ यह अनुभव कर रही है कि बेटी के चले जाने के बाद अकेली हो जाएगी। उसके जीवन की यह अपूरणीय क्षति होगी। तो कन्यादान के समय इसीलिए माँ के दुख को प्रामाणिक कहा जाता है। अब आगे प्रश्न उठता है कि जीवन के सुख दुख की लड़की को कितना समझ थी, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। वह माँ के साथ बड़े लाड प्यार से पली हुई थी, बहुत सुख में रही। उसे सुख का तो आभास था लेकिन दुख का उसे कोई आभास नहीं था, क्योंकि बेटी जब माँ के साथ होती है तो माँ सारे योगक्षेम को वही करती है, तो उसे सुख तो देती है लेकिन दुख अपने ऊपर झेल लेती है। तो उस बच्ची को कभी भी जो था दुख का आभास नहीं होने देती। अतः वह सुख तो थोड़ा बहुत समझती थी लेकिन उसे दुख का आभास नहीं था। वह सांसारिक सुख दुखों के बंधनों से अभी जो होता है परिचित नहीं थी। संघर्ष क्या होता है, गृहस्थी क्या होती है, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। लड़की को धुंधले प्रकाश के कुछ तुकों और कुछ पंक्तियों की जो होता पाठिका क्यों कहा गया है, इसके कहने का क्या तात्पर्य है। कवि ने कहा लड़की धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ छंदों की पाठिका थी। इससे स्पष्ट होता है कि बच्ची अभी थोड़ा बहुत कुछ गृहस्थी के कार्य भार को जानती थी। अभी उसे पूरी तरह जो होता जिम्मेदारियों को संभालने का आश्वास नहीं था, अर्थात माँ की उपस्थिति में अभी उसने कोई जिम्मेदारियां नहीं संभाली थी। थोड़ा बहुत इधर उधर उनके काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अभी उसे जो घर गृहस्थी के काम और उसकी जो होता है जो संघर्ष होता है उसकी अभी जानकारी नहीं थी। माँ को लड़की के बारे में किस प्रकार की चिंता है और क्यों। तो कन्यादान करते समय माँ अपनी बेटी के भावी जीवन के प्रति चिंतित रहती है। उसकी बेटी अत्यंत भोली सरल है, तो अपने घर में सुख से पली है, पता नहीं दूसरे के घर में जाएगी तो उसे सुख शांति या उतना मिलेगा, उतना प्यार मिलेगा या नहीं, इस सब बातों को लेकर के माँ चिंतित है। आगे दूसरा हम इसका स्टैंजा दूसरे जो होता है कि पद्यांश को देखते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा कि अपना पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने प्रतिबिंब को देख करके अपने चेहरे की सुंदरता पर कभी खुश मत होना, प्रसन्न मत होना, क्योंकि ये जीवन संघर्षमय है। यहाँ पर जो होता है संसार में वास्तव में इस संघर्ष में कोई सुख नहीं है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग से रोटियां जरूर सेकना, अपने जीवन यापन की जो व्यवस्था अवश्य कर लेना, लेकिन कभी निराश होकर के अपने जीवन आग को बलिदान मत, अपने जीवन को समर्पित मत करना, कभी आत्महत्या का विचार मत लाना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण जैसे शाब्दिक भ्रम उत्पन्न करते हैं, यह स्त्रियों के लिए एक बंधन के समान है। माँ ने कहा लड़की की तरह होना, लेकिन लड़की की तरह रहना जरूर, लेकिन दिखाई मत देना। और बिल्कुल पुरुषों के तरह समान बराबर कंधे से कंधे मिला के रहना, पर्दा प्रथा संकोच आदि का परित्याग कर देना। तो भावार्थ ये है कि कन्यादान के समय लड़की की माँ ने उससे कहा तुम ससुराल जाकर अपने मुखड़े की परछाई देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित मत होना। आग तो रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती।
कपड़े और आभूषण नारी जीवन के ये बंधन स्वरूप होते हैं, जिस प्रकार शब्दों के भ्रम मनुष्य को बांध लेते हैं। भाव यह है कि स्त्री की सुंदरता और कोमलता आत्मसंतुष्टि तो देती है, सौंदर्य की आड़ में समाज उनके लिए आचरण संबंधी विशेष नियम बनाते हैं। उन आदर्शों का नाम देते हुए नारी पर अनेक प्रतिबंध समाज लगा देता है और अनेक लुभावने शब्दों द्वारा भ्रमित करके स्त्री को बंधन से बांध देता है। सुंदर कपड़े, सुंदर गहने, आज सजावटी आभूषण उसके लिए बंधन मात्र है। अतः जीवन के बंधन का काल करती है। माँ आग का उदाहरण देती हुई क्या समझाती है कि आग देखने में आकर्षक होती है, परंतु रोटी सेकने के लिए उपयोगी है। यदि वही आग जलाने लगे तो हमारे लिए हानिकारक है। इस प्रकार सौंदर्य कोमलता यदि स्त्री की गरिमा महत्ता देते हैं तभी उपयोगी हैं। यदि इसके लिए बंधन का कारण बन जाते हैं तो निरर्थक है। ऐसी सुंदरता पाकर प्रसन्न होना मूर्खता की बात है। माँ अपनी बेटी से कहती है, तुम लड़की होते हुए भी लड़की की तरह दिखाई देना। स्त्री सुलभ सौंदर्य कोमलता की स्वामिनी होते हुए तुम दुर्बलता मत प्रकट करना। समाज द्वारा नारी के लिए गढ़े गए आदर्शों को अनुचित बंधन को प्रस्तुत कविता में माना गया है। तो हम चलते हैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों को लेकर के। पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि है ऋतुराज, कविता है कन्यादान। पानी में जाकर अपने चेहरे पर रीझने की बात से क्या तात्पर्य? कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी से कहती है, पानी में अपने चेहरे की सुंदरता को देखकर उस पर प्रसन्न मत होना। इस बात को कहने से का तात्पर्य है कि मुखड़े की जिस सुंदरता और कोमलता पर स्त्री स्वयं गौरवान्वित होती है वह उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह कथन का प्रयोग कविता में किस संदर्भ में हुआ है? तो माँ अपनी बेटी के कन्यादान के समय उसे नसीहत देती हुई कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस कथन का प्रयोग माँ अपनी बेटी को समझा रही है। सुंदरता कोमलता स्त्री अपनी विशेषता समझती है, परंतु वह उसके लिए तभी प्रसन्नतादायक है जबकि वह उसके महत्व को समझे बढ़ाए। जब सौंदर्य उसके लिए आदर्श आचरण के बंधन का कारण बन जाता है तो वह उस अग्नि के समान हो जाता है जो उसको जलाकर नष्ट कर देता है। वस्त्र और आभूषण स्त्री के जीवन के बंधन क्यों कहे गए हैं? स्त्री के लिए वस्त्र और आभूषण उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाले साधन होते हैं, उसके सुंदरता के बाधक होते हैं। स्त्री आदर्श के आवरण में कैद कर दिया जाता है और आभूषण स्त्री को पुरुष से अलग करते हुए उसके कोमल स्वरूप के पहचान बन जाते हैं। इस प्रकार उसके बंधन का कारण भी बन जाते हैं। अतः यह स्त्री जीवन के लिए वस्त्र और आभूषण को बंधन कहा गया है। लड़की जैसी ना दिखाई देने से कवि का क्या तात्पर्य है? माँ कन्यादान के समय अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम लड़की जैसे रहना, लेकिन उसका दिखाई मत देना। तुम सौंदर्य और कोमलता के गुणों से युक्त होते भी सामाजिक बाध्यता के अनुरूप अबला मत बनना। समाज व्यवस्था द्वारा स्त्री के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को कभी स्वीकार मत करना। तुम दृढ़तापूर्वक अपने किए गए अन्याय का प्रतिकार करना, उसकी सामना करना और कभी भी दुर्बलता को प्रकट मत करना। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। तो ये कन्यादान पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है। अब शेष संगत कार्य अगले दिन।